वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी मंत्रा क्लासेज के अंदर आपका स्वागत है। हमने कल एक्सरसाइज की थी 3.3, लेकिन जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी 3.2 वाली, उसका पार्ट हमने एक ही किया था। कुछ बच्चों का व्हाट्सएप पे मैसेज आया था कि भाई 3.2 का कुछ पोर्शन बचा हुआ वो करवा दीजिए। तो चलिए हम जो बचा हुआ पोर्शन है 3.2 का पहले उसको कंप्लीट कर लेते हैं, 3.4 बाद में करेंगे। जो 3.2 थी उसके अंदर हमने क्या किया था, हमने पढ़ा था कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में। हमने पढ़ा था उसके अंदर पैरेलल लाइंस के बारे में, इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में और कोइंसिडेंट लाइन के बारे में। तो वो क्या थी, एक बार फिर दोबारा से रिपीट कर देता हूं ताकि हम उससे दोबारा से जुड़ जाएं। तो हमारे पास दो इक्वेशंस होती थी। कौन कौन सी होती थी? a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशंस हमारे पास होती थी। तो हमने कहा था कि x का जो कोएफिशिएंट है फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, हम पहली इक्वेशन को फर्स्ट बोलते हैं, दूसरी को क्या बोलते हैं? सेकंड बोलते हैं। ठीक है। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें x का जो कोएफिशिएंट होता है उसको a1 बोलते हैं, y के कोएफिशिएंट को b1 बोलते हैं और z के कोएफिशिएंट, यानी z तो नहीं होता यहाँ पे, 3 डायमेंशन नहीं होता। जो कांस्टेंट बच गया सारा का सारा, z नहीं है इसके अंदर, जो कांस्टेंट बच गया उसको हम क्या बोलते हैं? c1 बोलते हैं। सेकंड इक्वेशन वैसे ही x के जो कोएफिशिएंट को क्या बोलते हैं? a2, y के कोएफिशिएंट को b2 और जो कांस्टेंट बच गया उसको क्या बोलते हैं? c2 बोलते हैं। किस इक्वेशन के अंदर? सेकंड इक्वेशन के अंदर। तो चलिए अब बात करते हैं कि कंसिस्टेंट किसे कहते थे, इनकंसिस्टेंट किसे कहते हैं, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन है वो यही पूछ रहा है हमसे कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। तो हमारे पास तीन केस आए थे। वो क्या थे? a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 नॉट इक्वल टू। जब ये नॉट इक्वल टू है तो ये देता है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं, या ये कहता है कि ये दो लाइंस हैं वो क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। ये जो पॉइंट होता है ये मेरे को सॉल्यूशन देता है। यानी कि इस प्रकार की कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले जो दो इक्वेशंस होंगे ना, वो सिर्फ एक बार इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, बार बार नहीं करेंगे, यानी कि वो यूनिक सॉल्यूशन देंगे। फिर कहता है सेकंड कहता है a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2। ये कहता है कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कब होता है? जब कोइंसिडेंट कर देते हैं वो, यानी कि वो लाइनें, एक लाइन होगी फिर दूसरी लाइन भी बिल्कुल इसके ऊपर से चली जाए, तब बोलते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तीसरी जो कंडीशन थी हमारी वो थी a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2। ये होता है नो सॉल्यूशन। क्या होता है इसका मतलब? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब कब होगा? जब कोई भी लाइन कभी मिलेंगी ही नहीं, और जब कोई दो लाइनें नहीं मिलती तो वो ऐसी कंडीशन सिर्फ एक ही बात में पॉसिबल होती है, जब वो दोनों लाइनें क्या हो? एक दूसरे के पैरेलल हो। वरना चाहे कितनी भी बड़ी लाइनें हो, अगर वो पैरेलल नहीं है तो कहीं ना कहीं जाकर क्या हो जाएंगी? मिल जाएंगी। तो हमें तीनों चीजें पता चल गई भाई, इंटरसेक्ट कब होगा या यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, पैरेलल कब होगा या नो सॉल्यूशन कब होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कब है, कोइंसिडेंट कब है। हमें कंडीशन पता चल गई। लेकिन जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है? वो हमसे पूछ रहा है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पूछ रहा है। तो जब कोई इक्वेशन सॉल्यूशन देती है तो उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। तो सॉल्यूशन कौन सी इक्वेशन दे रही है? पहली दो इक्वेशन सॉल्यूशन दे रही है, यूनिक सॉल्यूशन दे रही है, दूसरी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन दे रही है। तो कंसिस्टेंट की जो कंडीशन है वो क्या होंगी? इन दोनों को बोलेंगे। ठीक है, कंसिस्टेंट। ठीक है, ये कंसिस्टेंट की होगी। क्या ये दोनों जो कंडीशंस होंगी वो किसकी होगी? कंसिस्टेंट की होगी। तो केवल सिंगल कंडीशन बचेगी इनकंसिस्टेंट की। इनकंसिस्टेंट की कंडीशन सिर्फ ये बच जाती है। क्लियर हुई बात? चलिए अब एक्सरसाइज पे चलते हैं। अब हम जुड़ चुके हैं इस एक्सरसाइज से, तो अब एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हमें कि
हमें पहले तो ये पता करना है कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। फिर वो कहता है अगर वो कंसिस्टेंट है तो हमें उसका ग्राफिकली सॉल्यूशन देना है। अब हमने कंडीशन लिखी थी, दोबारा लिख देता हूं साइड में, a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 और a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। ये दो कंडीशंस होती है वो कंसिस्टेंट की होती है। किसकी होती है? कंसिस्टेंट की। और इनकंसिस्टेंट की क्या होगी? a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। ये आपकी यादगिरी के लिए रखा है ताकि आपको याद रह जाए। ठीक है, अब इनको चेक कर लेते हैं। a1 कितना है भाई? जिसका कोई भी, सबसे पहले इनको आगे ले आइए, क्योंकि जो हमारी मैंने जो इक्वेशन लिखी थी वो ये लिखी थी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। फिर मैंने लिखी थी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये लिखी थी हमने। तो जो कांस्टेंट टर्म है वो इक्वलिटी से इधर आएगी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? x प्लस y माइनस के 5 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन 2x प्लस के 2y माइनस के 5 इक्वल 10 इक्वल टू 0। अब चेक करते हैं, a1 कितना है? 1, b1 कितना है? 1, c1 कितना है? माइनस के 5। अब a1 1 कैसे भाई? x का क्वेश्चन कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, तो कुछ भी ना हो तो उसका क्वेश्चन कितना होता है? 1 होता है। y के साथ भी कुछ नहीं है, 1। ये कांस्टेंट जो टर्म बची उसको क्या बोलते हैं? c1 बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। फिर लिखते हैं a2 कितना अपने पास? 2, b2 कितना हमारे पास? 2 और c2 कितना हमारे पास? माइनस के 10। तो सबसे पहले निकालते हैं a1 बाय a2, क्या होगा? 1 बाय 2। फिर निकालते हैं b1 बाय b2, वो भी 1 बाय 2 है भाई। इसका मतलब पहली तो बात होगी, पहली दोनों बराबर होगी तब c1 बाय c2 निकालते हैं। तो देखिए c1 बाय c2 वो क्या होगी? माइनस के 5 बाय माइनस के 10, 1 बाय 2। भाई ये तो तीनों बराबर हो गए, तो हम क्या लिखेंगे? a1 बाय a2, b1 बाय b2, c1 बाय c2। ठीक है, सो इट इज कंसिस्टेंट। ये क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट है। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन रखता है। क्या रखता है? इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन रखता है। तो अगर ये कंसिस्टेंट है तब उसने कहा था कि इसका ग्राफ ड्रा कीजिए। क्या ड्रा कीजिए? इसका ग्राफ। देखिए ग्राफ ड्रा करते हैं, इसका इक्वेशन उठा लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 माइनस के वाई। जब ये इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन रखती हो ना, कोइंसिडेंट हो, तो एक ही इक्वेशन उठाने की जरूरत, दोनों उठाने की कोई जरूरत नहीं है हमें। तो इसकी टेबल जो बनेगी वो क्या बनेगी? y की वैल्यू 0 रख दीजिए। when y is equal to 0 then x is equal to कितना हो जाएगा? 5 माइनस के 0, x is equal to 5। फिर लिखेंगे when y is equal to 1 then x is equal to 5 माइनस के 1, x is equal to कितना हो गया? 4। अब देखिए इसके ऊपर ग्राफ बना देते हैं। ये बढ़िया हो गया। वन 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारे ग्राफ में नेगेटिव है ही नहीं। y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 5। y की वैल्यू 0 कहाँ होती है? x एक्सिस के ऊपर होती है कि नहीं होती है? तो भाई 5 ये होगा, 5 0। फिर x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 1। y की वैल्यू 1 है, इसको आगे बढ़ा दीजिए। और y x की वैल्यू कितनी है? 4, इसको आगे बढ़ा दीजिए। ये पॉइंट आ जाएगा, इसको आगे बढ़ा दीजिए आप लोग। ये इक्वेशन, ये इसका क्या हो गया? ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है? दोनों अगर इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन रखता है तो एक ही टेबल बनाने की जरूरत है, क्योंकि दोनों क्या होंगी? बराबर होंगी, वही सेम आएगी, तो हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ये इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट क्या कहता है? पहले तो इसको इधर लेके आइए, x माइनस के y इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू 0। फिर इसको भी 3x माइनस के 3y माइनस के 16 इज इक्वल टू 0। फिर a1 कितना होगा? 1,
B1 कितना होगा -1 और C1 कितना होगा भाई -8। फिर A2 कितना होगा, सेकंड इक्वेशन को पढ़िए, ये फर्स्ट इक्वेशन थी तुम्हारी, ये कौन सी होगी सेकंड इक्वेशन। A2 कितना होगा 3, B2 कितना होगा -3 और C2 कितना होगा भाई -16। तो हम निकालते हैं A1 बाय A2 कितना होगा 1/3। फिर निकालते हैं B1 बाय B2 -1 -3, ये कैंसिल हो गए 1/3 आ जाता है। देखिए बराबर आ रहे हैं, तब C1 बाय C2 निकालेंगे। C1 बाय C2 -8 बाय -16 कितना हो गया 1/2। तो देखिए A1 बाय A2 B1 बाय 2 के बराबर है, लेकिन C1 बाय C2 के बराबर नहीं है। तो लिखेंगे नो सोल्यूशन का कंडीशन है कि नहीं, और जब नो सोल्यूशन है तो इसका मतलब क्या होगा इनकंसिस्टेंट। सो इट इज इनकंसिस्टेंट, सो इट इज इनकंसिस्टेंट, सो इट इज इनकंसिस्टेंट। हम इसका कोई ग्राफ नहीं बनाया क्योंकि जिसका सॉल्यूशन ही नहीं है वो पैरेलल लाइन आएंगे। और उसने कहा है कि जब सॉल्यूशन दे यानी कि कंसिस्टेंट हो तब ग्राफिकली सॉल्यूशन ग्राफिकली बनाना है, हमने ग्राफिकली सॉल्व करना है। अगर इनकंसिस्टेंट है तो हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं करना, तो हमारा क्या आ गया इनकंसिस्टेंट आ गया। तो फोर्थ पार्ट और करते हैं, क्या कहता है ये देखिए A1 2 B1 -2 C1 -2, फिर A2 4 B2 -4 C2 -5। तो ये कहता है A1 बाय A2 2/4 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1/2 आ जाता है। फिर B1 बाय B2 -2 -4 कैंसिल होकर कितना आ गया 1/2। C1 बाय C2 -2 -5 कैंसिल होकर कितना हो गया 2/5। तो यहाँ पे भी यही कंडीशन होगी भाई, A1 बाय A2 इक्वल टू B1 बाय B2 नॉट इक्वल टू C1 बाय C2। सो इट इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट आगे हमें सॉल्व करना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए अब की बार फिक्स स्टेटमेंट आ चुकी है। पहले तो मैंने डायरेक्ट इक्वेशन दी हुई थी जो हमने सॉल्व करी, लेकिन जब भी स्टेटमेंट आती है तो स्टेटमेंट के ऊपर विशेष ध्यान देना होता है। क्या कहता है हाफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, इसके बाद हमारे पास क्या आ गया कॉमा आ जाता है, डैश आ जाता है। ठीक है, तो मैथ के अंदर और लैंग्वेज का तो देखो मेरे को पता नहीं, लेकिन जो मैथ होता है उसके अंदर जब भी कॉमा आता है तो इसका मतलब वो बंदा वहां रुक चुका है, उसकी बात कंप्लीट नहीं हुई। उसकी बात कंप्लीट कब होगी, जब जहां भी नेक्स्ट कोमा खत्म होगा। जैसे यहां से शुरू हुआ था हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, यहां पे जाकर के बंद हो गया कि नहीं हो गया। यानी कि मैथ के अंदर जो बात होती है वो ये कहता है कि भाई यहां से लेकर के यहां तक तो एक स्टेटमेंट है, यानी कि एक कंडीशन है, और जो ये पार्ट बच गया ये वाला और बच गया ये एक स्टेटमेंट बनता है। देखिए क्या कहता है हाफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। बात कंप्लीट हो रही है कि नहीं हो रही है, कंप्लीट हो रही है। अगर मैं ये कहता हूं हाफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन क्या है भाई, हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन क्या है, जब पैरामीटर दोगे तभी तो हाफ कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, या कोई और बात कहो आगे। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं हाफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर, मेरी बात कंप्लीट हो गई। तो मैथ के अंदर तो यही होता है कि जहां पे कॉमा शुरू होता है जहां पे खत्म होता है वो बीच वाली स्टेटमेंट तो एक होती है, और पहले वाली और लास्ट वाली क्या होती है एक स्टेटमेंट होती है, एक कंडीशन होती है। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें। यही खास बात औरों से आपको अलग करेगी कि आप स्टेटमेंट को पढ़ना जानते हैं कि नहीं जानते हैं। अगर आपको स्टेटमेंट पढ़नी आ गई तो आपका मैथ बिल्कुल आसान, कोई आपको रोकने वाला नहीं है 100 लेने से। चाहे सम बाहर से आए चाहे अंदर से आए, आपके 100 ही रहेंगे, कम ज्यादा नहीं होंगे। तो भाई बात ये कहता है कि हमें फिर क्या कहता है whose length is 4 मीटर more than its width। देखिए ये भी बात कंप्लीट हो रही है। इसमें क्या कहता है वो, इसमें कहता है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ से कितनी ज्यादा है 4, और मैंने कहा था जब कम या ज्यादा दे तो क्या होता है उनका डिफरेंस होता है। वो कहता है कि फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ, यानी कि डायमेंशन हमें क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। डायमेंशन का मतलब उसकी लेंथ और ब्रेथ। तो लेट कर लेते हैं, लेट
द लेंथ, कितनी, एल मीटर, क्योंकि मीटर में दिया हुआ पैरामीटर तो मीटर में मानेंगे। लेट द ब्रेथ, ब्रेथ कितनी माने, लेंथ एल मानी है तो इसको बी मान लेते हैं। अब लिखते हैं अकॉर्डिंग टू एक्स और वाई मान लिया, एक्स और वाई मान लीजिए आपकी मर्जी। आप अभी तो एक्स और वाई मानता ही है तो एक्स और वाई मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें, क्योंकि लेट करना, लेट का मतलब तो मानना होता है, कुछ मान लीजिए आपकी मर्जी। 26 अक्षर होते हैं एबीसीडी, कुछ मानिए आप। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या कंडीशंस, एक ही बात है भाई। इसका मतलब होता है कि कंडीशंस क्या लगाई है उसने या क्वेश्चन क्या कहता है। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि हाफ द पैरामीटर, तो मेरे को सबसे पहले ये बताइए रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होता है, 2 इंटू में एक्स प्लस वाई होता है कि नहीं होता है, 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेथ होता है कि नहीं होता है, और उसका क्या करना है, हाफ, तब जाकर के कितना बनता हो, 36 बनता है, तब जाकर के क्या बनता है, 36 बनता है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x प्लस के y कितना हो गया, 36 हो गया। फर्स्ट इक्वेशन मेरी ये आ जाती है। फिर वो कहते हैं, क्या कहता है वो, दूसरी कंडीशन के अंदर कहता है हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, उसकी जो लेंथ है वो ब्रेथ से कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है। तो दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, 4 हो गया। इक्वेशन नंबर क्या आ गई, 2 आ गया। अब हम क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम, टेबल बनाएंगे। तो पहली कंडीशन है जो क्या है, x प्लस के y इज इक्वल टू 36, तो x इज इक्वल टू 36 माइनस के y, ठीक है भाई, क्लियर हुई बात। अब देखिए क्या कहता है ये, अगर मैं कहता हूं टेबल बनाने के लिए x y, देखिए इसने मेरे को ये नहीं कहा कि ग्राफिकली सोल्व कीजिए या किसी और मेथड से सोल्व कीजिए, तो ये आपकी मर्जी होती है कि आप ग्राफिकली सोल्व करते हैं या किस मेथड से सोल्व करते हैं। अगर वो मेरे को स्पेशल कहता ना कि ग्राफिकली सोल्व कीजिए तो मैं ग्राफिकली सोल्व करता, सब्स्टिट्यूट मेथड से कहता तो सब्स्टिट्यूट मेथड से कहता, एलिमिनेटिंग मेथड से कहता एलिमिनेटिंग मेथड से करता। अब उसने कुछ नहीं कहा तो मेरी मर्जी में जिस मेथड से सोल्व करूं। फिर हम इस एक्सरसाइज के अंदर ग्राफिकली सोल्व कर रहे हैं तो ग्राफिकली ही सोल्व करेंगे। दूसरा मेथड भी बता देता हूं आपको, सब्स्टिट्यूट वाला तो आपको आता है, कल करवाया था मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे x की y की वैल्यू जो अगर मैं 18 रखता हूं, दिखता है when y is equal to 18 then x is equal to 36 माइनस के 18, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 18 आ जाती है। फिर लिखते हैं when y is equal to 16, क्या लिख दिया, 16 मर्जी है आपकी, then x is equal to 36 माइनस के 16 कितना हो जाता है, 20। फिर दूसरी इक्वेशन उठा लीजिए, x is equal to 4 प्लस y, तो लिख देते हैं इस टेबल के अंदर x y लिख देते हैं when y is equal to 0, अगर मैं y को क्या रख देता हूं, 0 रख देता हूं, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 4, तो लिखेंगे then x is equal to 4 plus 0 is equal to 4। फिर लिखो y is equal to अगर 1 लिख देता हूं then x is equal to कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 plus 1 is equal to 5, ये 1, ये कितना हो गया 5, ये हमारा ग्राफ बन जाएगा। देखिए हमारे पास 18 आया हुआ है, 20 तक आया हुआ है, तो हम कितने कितने का लें, 4 का ले लेते हैं ताकि हमारा ग्राफ आराम से बन जाए। 4 8 12 16 20 24, 2 का भी ले सकते हैं, मर्जी है आपकी। 4 8 12 16 20 ऐसे ले सकते हैं, y y डैश x x डैश, ठीक है। तो बनाइए 18 और 18, पहले तो 18 का बना लीजिए। 18 क्या होगा, यहाँ पे 20 है, इनके बीच में कितना होगा, ये 17 18, बिल्कुल मिडिल में होगा इसके, ऐसे यहाँ भी ऐसे ही। तो ये जो पॉइंट होगा मेरा ये 18 का होगा। फिर मेरा कितना है, एक 20 है, x की वैल्यू 20 है, ये 20 हो गया, इसको ऐसे बढ़ा दीजिए, और ये कितना आपका 16 है, तो ये पॉइंट होगा। तो ये ऐसे मिलेंगे भाई, ये कितना हो गया हमारे पास 20 16, 20 और 16। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 कहाँ होगी, x एक्सिस के ऊपर होगी, ये पॉइंट आ गया हमारे पास 4 0, ठीक है। फिर हमारे पास क्या बच गया 5, x की वैल्यू 5 यानी कि बिल्कुल यहां से गुजरेगी नजदीक से, और इसकी वैल्यू y की वैल्यू 1 बिल्कुल यहां से गुजरेगी,
तो ये पॉइंट जो होगा ये होगा 5 और 1। इसको आगे बढ़ा दीजिए, ये जहां से भी गुजरेगा, मान लीजिए यहां से गुजरा तो ये पॉइंट आ गया, तो ये मेरा क्या होगा, x की वैल्यू यानी कि लेंथ मेरी 20 होगी और y कितना है 16, तो वो कितना होगा मेरा ब्रेथ होगा। ठीक है, आप ग्राफ पे बनाएंगे आपको बिल्कुल एग्जैक्ट दिखाई देगा, हो सकता है मेरा गलत भी हो सकता है मेरा ठीक हो, लेकिन ग्राफ तो ठीक बनेगा ना आपका, तो बिल्कुल आपके तो वहां पे ग्राफ के ऊपर तो बिल्कुल एक जैसी लाइनें होती हैं। अगर आपको आंसर चेक करना तो आप दूसरे तरीके से कर सकते हैं, आप इनको सोल्व कर सकते हैं। जैसे x प्लस के y मेरे पास कितना दिया उसने 36, x माइनस के y इक्वल टू कितना हो गया 4, ऐड कर दीजिए कितना हो गया 2x, ये कितना हो गया 40, x इज इक्वल टू 40/2 कितना हो गया भाई 20, x की वैल्यू कितनी आई 20। ठीक है, अब ब्रैकेट निकाल लेते हैं, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, x माइनस के y इज इक्वल टू 4, माइनस कर देते हैं, ये कैंसिल हो गया 2y, ये कितना हो गया 32, तो y इज इक्वल टू 32/2 कितना हो गया 16। सही है भाई, तो हम क्या कहेंगे लेंथ, लेंथ कितनी होगी हमारे पास, यानी कि लेंथ कितनी हमने x मानेंगे, x कितनी होगी मेरे पास 20, ब्रेथ मैंने y मानी तो वो कितनी होगी मेरे पास 16 मीटर। क्लियर हुई बात, मेन बात की स्टेटमेंट समझने की, ये तो आपने पहले भी कर चुके हो आप और आपको आता भी है। स्टेटमेंट क्लियर हुई, पढ़ने का तरीका समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट कर 6th क्वेश्चन करते हैं। 6th क्वेश्चन कहता है कि मेरे को एक इक्वेशन दी गई है 2x प्लस के 3y माइनस के 8 इज इक्वल टू 0। कहता है कि मेरे को दूसरी इक्वेशन खुद लिखनी है, और मेरे पास कैसे लिखनी है वो इनके अकॉर्डिंग। भाई कब वो इंटरसेक्ट लाइन करेंगे, कब वो पैरेलल्स होंगे, कब वो कोइंसिडेंट होंगे, और आपको उसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन भी करना है। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन आप खुद करोगे, क्यों, क्योंकि मैंने ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन आपको खूब करवाया। अब मैं आपको सिर्फ एग्जांपल लेना सिखाता हूं कि क्या है। एग्जाम्पल भी आपको लेने तो आते हैं, क्यों आते हैं, क्योंकि मैंने आपको कंडीशंस बताई। जब मैंने इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन बताई थी तो मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि a1/a2 नॉट इक्वल टू होना चाहिए b1/b2, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, इसके अकॉर्डिंग लिखते हैं। फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग हमारा जो कंडीशन है वो है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो भाई हमारे पास एक इक्वेशन है 2x प्लस के 3y माइनस के 8। अब हमें ये चीज दिखानी है, तो कुछ भी लिख लीजिए यहाँ पर 3x प्लस 9y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इनको चेक कीजिए, ये 2/3 होगा और ये 1/3 होगा, 2/3 होगा 1/3 होगा। आप लाखों लिख सकते हैं इस टाइप से, और कुछ लिखना और कुछ लिख लीजिए 4x प्लस 5y माइनस 20 इक्वल टू 0। देखिए 1/2 हो गया, ये कितना होगा 3/5 होगा, बराबर नहीं आ रही। तो आप इस प्रकार से लाखों एग्जाम्पल दे सकते हैं और अपना जो ग्राफ है वो ड्रा कर सकते हैं। मैं आपको इसको एग्जाम्पल लेना सिखा रहा हूँ, ग्राफ आपको ड्रा करेंगे क्योंकि हमने काफी प्रैक्टिस कर ली है इस चीज की। एग्जाम्पल लेना समझ में आया। हमारी सबसे मेन चीज होती है हमें उस चीज का पता है कि नहीं है कि वो इंटरसेक्ट कैसे करेगी, इंटरसेक्टिंग कंडीशन क्या है, ये उसी के अकॉर्डिंग हम इसके एग्जांपल उठाते रहेंगे। सेकंड पार्ट क्या कहता है हमारे पास, सेकंड पार्ट कहता है पैरेलल्स होने चाहिए। पैरेलल्स की कंडीशन क्या होती है भाई, पैरेलल की कंडीशन होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ये कंडीशन होती है। तो सीधी सी बात है, ये इक्वेशन थी मेरी, इनको भी साफ कर देता हूं। सेकंड क्या था पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या थी मेरे पास, ये थी। तो भाई सीधी सी बात है, पहले दो बराबर दिखाने हैं, पहले दो के मल्टीपल ले लीजिए आप। 2 का मल्टीपल क्या हो गया 4, जितने पे लेना है 2 2 जा ले रहे हो ना 4x, तो 3 2 जा ही लेना है, कितना होगा 6y, और ये कितना ले लीजिए, ये ज्यादा ले लीजिए, मल्टीपल लेना नहीं लेना वो आपकी मर्जी है। मान लीजिए यहाँ पे 10 लिख दिया मैंने। अब देखिए चेक करिए, ये कितना होगा 1/2, इसको सोल्व करोगे तो 1/2, ये कितना होगा मेरे पास 4/5 होगा। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही। वैसे ही अगर और उठाना चाहो और उठा सकते हो, मर्जी है तुम्हारी। आप 3 पे लेना चाहो 3x प्लस 9y माइनस के 10 इज इक्वल टू 0। चेक करिएगा, बिल्कुल भी बराबर नहीं आ रही। ग्राफ अपने आप बनाने हैं अपने, वो मैं नहीं बना रहा।
ठीक है, फिर भी नहीं आएंगे फिर मैं बना दूंगा। ठीक है, कंडीशन समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? फिर हमारी तीसरी कंडीशन है कोइंसिडेंट की। कोइंसिडेंट की कंडीशन जो है वो मेरी क्या है, वो पता होना चाहिए मेरे को। A1 बाय A2, B1 बाय B2, C1 बाय C2। तो भाई जो मेरी इक्वेशन है उसके मल्टीपल ले लीजिए ना सभी के। जैसे 2 का मल्टीपल कितना हो गया, 4x प्लस 6y माइनस के 16x। और एग्जाम्पल लाखों उठा सकते हो, तीसरे पे 3 पे मल्टीप्लाई कर दीजिए तीनों को, कितना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो 6x प्लस 9y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। पहले मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके लिखी, जब मैंने 3 से कर दी, और कोई लेना 4 से कर दीजिए, 5 से कर दीजिए, आप लाखों इक्वेशंस लिख सकते हैं इस प्रकार से, जो आपकी इक्वेशंस को क्या करती है, जो आपकी कंडीशन को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। क्वेश्चन समझ में आया? ग्राफ आप खुद बनाएंगे, नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा आप लोगों को। क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, कहता है कि हमें ग्राफ ड्रा करना है इन दोनों इक्वेशन से, और जो ये ग्राफ आएगा ना ये एक्स एक्सिस के साथ ट्रायंगल बनाएगा। तो ये कहता है कि वो जो एक्स एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल बनी है उसका और इन दो इक्वेशंस को मिलकर के एक ट्रायंगल बनती है। तो इस जो ट्रायंगल बनेगी किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ और इन दोनों इक्वेशंस से, उस ट्रायंगल के एक तो वर्टेक्स हमें बताने हैं, दूसरा हमें क्या करना है, उसका रीजन को क्या करना है, शेडेड कर देना है, यानी कि डार्क कर देना है। तो चलिए पहले ट्रायंगल बनाते हैं। क्या कहता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 प्लस वाई। पहली टेबल बना लेते हैं, x y, ठीक है। when y इज इक्वल टू 0, मान लीजिए कि y मैंने 0 मान लिया, देन तो x इज इक्वल टू -1 प्लस 0, तो x की वैल्यू कितनी होगी, -1 ही होगी, तो -1 आ गई मेरे पास। फिर लिखते हैं when y इज इक्वल टू 3 मान लेता हूं, कुछ मान लीजिए, मर्जी है आप लोगों की, कोई जरूरी नहीं जो मैं मानूं वही मानोगे यार। तो देन x इज इक्वल टू -1 प्लस के 3, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया भाई, 2 आ गया, 2 3। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नंबर मान सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, जो मैं मानूंगा आप वही मानोगे। दूसरी इक्वेशन उठा लीजिए आप, 3x प्लस के 2y इज इक्वल टू 12। तो यहीं से सॉल्व कर देते हैं, इक्वल टू ले जाने की जरूरत भी नहीं होगी हमें। x y लिखते हैं when y इज इक्वल टू क्या लिख दें, 0 लिख दें। अगर y 0 है तो क्या लिखेंगे, 3x प्लस 0 इज इक्वल टू 12, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, वो क्या नंबर देगा, 0 ही देगा। तो ये सारा पोर्शन क्या हो गया, 0 हो गया। तो 3x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12 बाई 3, 3 चौके 12, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 हो गया भाई। तो जब y 0 है तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है। फिर लिखेंगे when y इज इक्वल टू कितना लिख देते हैं, 3 लिख देते हैं। क्यों किया मैंने, क्योंकि ये मल्टीपल करूंगा 6 आएगा, 6 उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, 12 में से 6 गया तो 6 गया ना, और 3 का क्या मल्टीपल, यानी कि आराम से डिवाइड हो जाएगा। तो लिखेंगे देन 3x प्लस 2 इंटू में 3 इज इक्वल टू कितना हो गया, 12। 3x इज इक्वल टू 12 माइनस के 6, क्योंकि दोनों की मल्टीप्लाई क्या है, 6 आ रही है, इधर प्लस है तो उधर जाने के बाद माइनस। 3x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 6 बाय 3 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये 2 है, ये 3 है। अब हम इससे बढ़ाएंगे ग्राफ। ग्राफ हमारा क्या कहता है, लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5। अब यहाँ पे देखिए x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 0। y की वैल्यू 0 कहाँ होती है, x एक्सिस के ऊपर, और x का नंबर क्या है, -1, तो ये तो यहाँ पे हो गया ना, -1 और 0। फिर कहते हैं 2 और 3, x की वैल्यू 2, ऐसे बढ़ा दीजिए इसको ऊपर, y की वैल्यू 3, तो ये जो पॉइंट होगा ये मेरा क्या होगा, 2 3 होगा। अब x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, ये तो ये पॉइंट हो गया ना, 4 0 2 3 तो सेम है। तो पहले इसको आगे बढ़ा दीजिए, अब इसको आगे बढ़ा दीजिए। वो कहता है कि जो x एक्सिस और ये दोनों लाइंस, जो हमारा क्वेश्चन कहता था, जो ट्रायंगल बना, तो ट्रायंगल कौन सा बना, ये बन गया ना। वो कहता है उसके एरिया को क्या कर दीजिए, शेडेड कर दीजिए। शेडेड कर दिया हमने,
फिर कहता है उसके वर्टेक्स भी बताइए, तो वर्टेक्स बता देते हैं। तो ए पॉइंट कितना है -1 एंड 0, जो बी पॉइंट है वो कितना है हमारे पास 2 3, सी जो पॉइंट है वो कितना हमारे पास 4 और 0। तो चलिए 3.2 का जो सेकंड पार्ट है वो पूरा कंप्लीट कर दिया हमने। फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में या व्हाट्सएप ग्रुप पे आप डाल सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान होगा।